हेलो दोस्तों। इस वीडियो में समझेंगे बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइज्ड बैंक। बैंकों का राष्ट्रीयकरण ये टॉपिक है। इससे पहले हम लोगों ने बैंक के बारे में देखा था, कितने प्रकार के बैंक होता है, कौन सा सबसे बड़ा बैंक होता है, एसबीआई के बारे में देखा था, महिला राष्ट्रीय बैंक देखा था। और इसमें समझेंगे बैंकों का राष्ट्रीयकरण। इसमें प्राइवेट बैंक, पेमेंट बैंक, एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनबीएफसी क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। आइए आगे समझते हैं कि राष्ट्रीयकरण क्या होता है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, किसी भी प्राइवेट बैंक को सरकारी कर देना बैंकों का राष्ट्रीयकरण कहलाता है। किसी भी प्राइवेट बैंक को सरकारी कर देना बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। जैसे मेरा चैनल है, अगर सरकार को अच्छा लगेगा मेरा चैनल, तो सरकार अपने बस में ले लेगी और मेरा जो पूंजी लगा हुआ है कुछ रुपया देकर वो हमको ये चैनल खरीद लेगी और सरकार का राष्ट्रीयकृत ये चैनल हो जाएगा। इसी तरह किसी भी प्राइवेट बैंक को सरकारी कर देना बैंकों का राष्ट्रीयकरण कहलाता है। ये समझ गए। देखिए, इसका जो राष्ट्रीयकरण का प्रक्रिया जब शुरू हुआ आज़ादी के बाद, लगातार करप्शन बढ़ रहे थे, तो आज़ादी के बाद लगातार बैंक खुल रहा था। सरकार को डर था कि मेरा भी रुपया लेकर और सरकार का भी रुपया लेकर कहीं न भाग न जाए, ये तो पब्लिक के साथ साथ मैं भी बर्बाद हो जाऊंगा। इसीलिए सरकार ने सोचा और नकेल करना शुरू कर दिया, यानी कि मनमौजी करता था लोग प्राइवेट बैंक होकर। अभी वर्तमान दौर में जो चल रहा है प्राइवेटाइजेशन, जो प्राइवेट हो रहा है, हर कंपनी कारखाना ये मनमौजी करेगा, शुरुआत में ठीक करेगा लेकिन बाद में यही घातक हो जाएगा। तो ये समझ लीजिए, शुरुआत दौर में ऐसा ही था और वही वर्तमान दौर में चल रहा है ये। तो सरकार ने इसे राष्ट्रीयकृत करना शुरू कर दिया है। तो यानी कि इसका जो होता है, एग्जाम में पूछता है कि खुद की कंपनी बेचती है गवर्नमेंट, उसे क्या कहते हैं? विनिवेश कहते हैं, विनिवेश। और प्राइवेट खरीदी तो राष्ट्रीयकरण कहलाता है। यही प्राइवेट चीज़ को खरीद लिया बैंक को, तो वह राष्ट्रीयकरण यानी कि राष्ट्रीयकृत कहलाया। ये समझ गए। किसी प्राइवेट बैंक को सरकारी कर देना बैंकों का राष्ट्रीयकरण कहलाया। इसको 2 चरण में किया गया था। देखिए, इसमें 2 चरण में हुआ, प्रथम चरण में और द्वितीय चरण में। प्रथम चरण में 1969 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया 14 बैंकों के साथ, और द्वितीय चरण में 1980, इसमें 6 बैंकों को किया गया। देखिए, 2 चरण के बाद 1969 और 1980 के राष्ट्रीयकृत बैंक जो उस समय हो गया राष्ट्रीयकृत वही कहलाया, बाकी उसके बाद गवर्नमेंट कहलाया। उसके बाद कोई राष्ट्रीयकृत नहीं कहलाया, सिर्फ गवर्नमेंट का बैंक कहलाया ये। तो समझते हैं बैंकों का राष्ट्रीयकरण 2 भागों में हुआ। पहला चरण समझते हैं। पहले देखिए, वैसा बैंक जिसकी पूंजी 50 करोड़ रुपए से अधिक थी उसे राष्ट्रीयकरण किया गया और 14 बैंकों को किया गया। इसमें 50 करोड़ याद कर लीजिएगा, इसमें 4 से गुना कीजिएगा तो 200 करोड़ हो जाएगा। 1980 में द्वितीय चरण में किया गया था। तो पहले पहला चरण समझ लेते हैं। वैसा बैंक जिसकी पूंजी 50 करोड़ से अधिक थी उसे राष्ट्रीयकरण किया गया और 14 बैंकों को किया गया। और सब समझते हैं। बैंकिंग ये याद करने का मन हो कर लीजिएगा, नहीं कीजिएगा तो नहीं कीजिएगा, ये नहीं पूछता है एग्जाम में। इसका समझ लीजिए, बैंक और स्थापना क्या कब हुआ था 14 बैंकों का, इसके बारे में समझ लीजिए। देखिए, पंजाब बैंक ऑफ इलाहाबाद 1865 में इसका स्थापना किया गया था। पंजाब नेशनल बैंक 1894, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जो भारत के द्वारा प्रॉपर ये खोला गया था, लाला लाजपत राय के द्वारा ये खोला गया था। और इसका जो पहली बार खोला गया था लाहौर में खोला गया था और पूर्णतः भारतीय द्वारा खोला गया था। इसको याद कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। 94 में 1894 में इसका स्थापना किया गया था। बैंक ऑफ इंडिया 1906, केनरा बैंक 1906, इंडियन बैंक 1907, बैंक ऑफ बड़ौदा 1908, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911, यूनियन बैंक 1919, सिंडिक 1919 वाला याद कर लीजिएगा यूनियन बैंक, क्योंकि 1919 में जो चार्टर अधिनियम आया था, चार्टर एक्ट आया था, या 1935 वाला, ये भी याद कर लेंगे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तो ये सब कभी कभी इंटरव्यू में पूछ देता है कि वह कौन सा दौर था जिसमें यह बैंक का स्थापना किया गया था, ये सब पूछता है। इंडियन ओवरसीज बैंक 1937, देना बैंक 1939, यूको बैंक 1943, यूनाइटेड बैंक 1950, ये सब याद कर लेंगे, समझ लेंगे। अब आगे समझते हैं। देखिए, अब समझते हैं सेकेंड चरण। वैसी बैंक जिसकी कुल पूंजी 200 करोड़ रुपए से अधिक थी उसे सेकेंड चरण में यानी कि 1980 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और 6 बैंकों को यानी कि 6 बैंकों को उसको किया गया उस समय। अब देखिए, इसका स्थापना जो 6 हुआ, 6 का समझ लेते हैं। कॉरपोरेशन बैंक 1906, पंजाब एंड सिंध बैंक 1908,
आंध्रा बैंक 1923, विजया बैंक 1933, न्यू बैंक ऑफ इंडिया 1936, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स 1943 में इसका स्थापना किया गया था। तो 14/6/20 हो गया। उसके बाद फिर 2019 में विजया बैंक और देना बैंक को उसी बैंक में से उसको आपसी में मिला दिया किसमें, बैंक ऑफ बड़ौदा में आपसी में मिला दिया गया उसे। तो पहले कितना था 20, अब ये एक घट गया इसमें 19 में से 2 घटेगा तो फिर 17 हो गया, फिर 17 से वर्तमान में 12 राष्ट्रीयकृत बैंक है भारत में अभी, और 12 से भी घटेगा तो उसका बाद में अपडेट दिया जाएगा। तो वर्तमान में पूछेगा एग्जाम में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है, तो 12 है। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 है, और घटेगा बढ़ेगा जिसके बारे में बताया जाएगा। घटेगा ही, क्योंकि सारा का सारा जो बैंक है उसका जो हाल ही में ये न्यूज़ देखने को मिलता है कि किसी का जैसे में कोई बैंक का पैसा लेकर भाग गया, विदेश में सेटल हो गया, तो ये सब हो गया। सरकार भी नकेल नहीं कसती है, उल्टा ही मीडिया उल्टा सीधा दिखाकर लोगों को गुमराह कर देती है, लिपापोती हो जाता है। एक गरीब अगर लोन ले ले तो उसको टर्म पूरे बिहान यानी कि कल होते हुए उसका बैंक के कर्मचारी पहुंच जाएगा गरीब लोग के यहाँ, और नहीं होगा तो उस पर FIR दर्ज कर देगा, और वही अमीर लोग करेगा तो कुछ नहीं होना जाना है, उसको माफ़ कर दिया जाएगा। तो यही है भारत का सिस्टम है, क्योंकि बैंक उसी के द्वारा चलता है, जब मन उठा कर ले गया। इसमें कोई कानून नाम की चीज़ नहीं होती है, कोई काला धन नहीं पकड़ाता है, सिर्फ और सिर्फ मीडिया उल्टा सीधा दिखाकर मीडिया के ही पक्ष में ज़्यादातर। देखिए मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट के नाते कि आप सही न्यूज़ देखिए, सही न्यूज़ को प्रसारित करें। गलत न्यूज़ देखकर एक तरफ पंडित जी बैठा देगा, एक तरफ मौलवी बैठा देगा, न्यूज़ में चला देगा, इधर वो धर्म खराब है, इधर वो धर्म खराब है। इस सब के बारे में मत देखिए। सब विद्यार्थी लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में ये सब देखने से आपका बुद्धि ही ब्रेन वॉश हो जाएगा। इसीलिए अच्छा चीज़, अच्छा किताब, अच्छे लोगों के संपर्क में रहिए। मैं बता रहा हूँ तो ये समझ लीजिए, ये सब मत देखिए न्यूज़, फालतू न्यूज़ सब। जो टीचर अच्छे लोग हैं, यूट्यूब पर भी बहुत सारे टीचर हैं, उससे सीखने का कोशिश कीजिए। जो सही है सही कीजिए, गलत है गलत कीजिए उसको। तो वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 है। तो यह सिर्फ ये सब पढ़ने के लिए है, कागजी कामों पर ये सब लिपापोती हो जाता है। जब तक आप शिक्षित नहीं रहेंगे तब तक अपने अधिकार को नहीं जानेंगे। इसीलिए मौलिक अधिकार भारत में क्या संविधान बनाने वाले कितना बढ़िया से बनाया है। 6 प्रकार के मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य 11 हो गया, 22 भाग हो गया, अनुसूची 12 गो है। ये सब समझदारी होनी चाहिए, कैसे क्या होता है हक, यानी कि हमारा मौलिक अधिकार क्या है। लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर ये सब किसी को नहीं टोकना चाहिए, नहीं किसी को कुछ कहना चाहिए। सबका अपना अपना प्राइवेसी है। आर्टिकल 21 के अनुसार स्वतंत्रता है, 17 है, 18 उपाधियों का अंत है, अस्पृश्यता है, बहुत सारा है। इसमें पढ़िएगा तब समझ में आएगा। तो इसीलिए समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे क्या हुआ, और हक पक पर यानी कि हर चीज़ जानने का कोशिश कीजिए। ये समझते हैं आप, समझते हैं प्राइवेट बैंक। देखिए ये सब प्राइवेट बैंक समझ लेते हैं कि भारत में देखिए RBI के वर्क को लोड कम करने के लिए RBI तो प्राइवेट बैंक का स्थापना किया गया, और प्राइवेट बैंक को बोलता है कि भाई मेरा तो काम कर दे, मेरे ऊपर बहुत लोड है। तो प्राइवेट बैंक हो, चाहे बंधन बैंक देखते हैं, कोटक महिंद्रा, ये सब होता है। उधर से पोस्ट ऑफिस भी काम कर लेता है कि लोगों को, यानी कि जब तरलता कम किया जाता है एकदम मेंटेनेंस में, कि लोन प्रोवाइड एकदम मीडियम में करना है, नॉर्मल करना है, कि लोगों के जीवन में अस्त व्यस्त न हो। पोस्ट ऑफिस में देखते होंगे बॉन्ड पेपर होता है, FD होता है, इंश्योरेंस वाले बहुत सारे भाई साहब घूमते हैं मार्केट में, SBI हो, फाइनेंस कंपनी हो, इंश्योरेंस वाले हो, सब तरह मिलाकर ये सब कंट्रोल किया जाता है। देखिए उसके बाद RBI के काम नहीं समझ, फिर पेमेंट बैंक को लाया गया। जैसे पे ATM पेमेंट बैंक हुआ, एयरटेल पेमेंट बैंक हुआ। इसके द्वारा कहा कि 500 करोड़ से ऊपर नहीं जा सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रचलित है पेमेंट बैंक, पे ATM पेमेंट बैंक। इसका ऑफिस नहीं है, ऑल इंडिया पर होता है। इसका IFSC कोड क्या होता है, PYTM 01234556। इसका जो आपका सेविंग अकाउंट होगा पे ATM का, आपका मोबाइल नंबर लग जाता है, मोबाइल नंबर पर ही सेविंग अकाउंट आता है। ये सब समझने का कोशिश कीजिए, ये सब समझिए। देखिए तो मैं बता रहा हूँ प्राइवेट बैंक भी काम करती है RBI के लोड को कम करने के लिए। मैंने बताया है कि हर 3 मंथ पर 4 डाटा जारी किया जाता है कि किस प्रकार तरलता को रोका जाए, लिक्विडिटी को किस प्रकार भारत में रोका जाए। अब समझते हैं, इस पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है प्राइवेट बैंक में, लेकिन ये RBI के नियम से चलता है। यानी कि सारा का सारा काम RBI के द्वारा ही फॉलो होगा, लेकिन ये अपना अनुसार काम करेंगे। जैसे HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक, ये सब कार्य करता है। और तीनों का स्थापना 1994 में ही हुआ था, 1994 में हुआ था। देखिए अब समझते हैं, ICICI बैंक निजी क्षेत्र के बैंक में सबसे बड़ा बैंक है।
इसका स्थापना 1994 में बड़ौदा में इसका मुख्यालय है हुआ था। इसका फुल फॉर्म पूछता है एग्जाम में, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये समझ गए? अब आगे समझते हैं। देखिए, HDFC बैंक, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन बैंक, HDFC बैंक, इसका भी स्थापना 1994 हुआ और निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक। ICICI बैंक निजी क्षेत्र का नंबर 1 बैंक, यह दूसरा बैंक हो गया। इसका स्थापना 1994 में मुंबई में किया गया था। अब समझते हैं एक्सिस बैंक। इसका पहले नाम था क्या? UTI बैंक। इसे बहुत सारा घोटाला हुआ, बाद में इसका 2007 में नाम बदलकर एक्सिस बैंक कर दिया गया। तो एक्सिस बैंक निजी क्षेत्र का तीसरा बैंक है। इसका स्थापना 1994 में किया गया था। इसका अहमदाबाद में इसका मुख्यालय है। UTI का नाम बदलकर 2007 में एक्सिस बैंक किया गया और UTI बैंक का स्थापना 1964 में हुआ। तो ये पूछता है UTI के बैंक की स्थापना 1964 में और नाम कब बदला था? 2007 में। और यह दो प्रकार से काम करने लगा, एक म्यूचुअल फंड और एक बैंक की तरह काम करने लगा। 1994 में इसको 2 भागों में बांट दिया गया। तो याद कर लीजिएगा, ICICI बैंक, HDFC बैंक और एक्सिस बैंक तीनों का स्थापना एक ही वर्ष किया गया था। ये समझ गए? अब समझते हैं एक जो बैंक है IDBI, जो RBI के पहले सहायक के रूप में काम करता था, लेकिन बाद में इसे शेयर बाजार में भेज दिया गया और सिंपल बैंक के रूप में काम कर रहा है। IDBI का इसका जो स्थापना किया गया था 1964 में किया गया था। 1964 में किया गया था। और ये तीनों बैंक, जैसे में एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, चाहे ICICI बैंक, 1994 में इसका स्थापना किया गया था। अब समझते हैं, देखिए, नाबार्ड, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका स्थापना 12 जुलाई 1982 को मुंबई में किया गया था। इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है एग्जाम में, और इसका स्थापना डेट 12 जुलाई सहित पूछ देगा। ये सब याद कीजिएगा। यह बैंक न होकर एक वित्तीय संस्था है और यह 6वीं पंचवर्षीय योजना में इसका स्थापना किया गया था। और किस समिति में पूछता है? ये शिवरामन समिति एक्ट 1981 के तहत इसका स्थापना किया गया था। और यह होता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में होता है, जो वित्तीय लाभ यानी कि वित्तीय पैसा उसा देता है, जैसे में ये तो बिहार उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में तो नहीं दे पाता है, बहुत कम लोगों को मिलता है, क्योंकि ये ज़्यादा पंजाब हरियाणा क्षेत्र में, बड़े बड़े क्षेत्र में, जहाँ पर जोत की भूमि ज़्यादा होती है हेक्टेयर में, उसों को मिलता है। क्योंकि बिहार तरफ हो चाहे उत्तर प्रदेश तरफ, छोटी छोटी भूमि होती है, इसीलिए यहाँ पर व्यवस्था नहीं हो पाता है और इसके अनुसार नहीं चल पाता है। इसका गाइडलाइन होता है कि अगर आप बढ़िया काम करेंगे, हमारा अधिकारी जाएगा, अधिकारी, और आपके खेतों का नाप देखेगा, आपका उसमें क्या काम किए हैं। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, जैसे में एक आपका यह खेत हो गया, आपको बोलेगा एक तरफ आप यहाँ पर मछली पालन कीजिए, एक तरफ पशुपालन कीजिए, एक तरफ मुर्गा पालन कीजिए, एक तरफ खेती कीजिए। हर चीज़ यहाँ पर बैल से व्यवस्था, मवेशी उवेशी सब होना चाहिए। इसीलिए वहाँ पर जो हेक्टेयर है, क्राइटेरिया, इसको पार करके ही आपको वित्तीय वहाँ पर फ़ोटो खींच कर डालना पड़ता है, तब सरकारी कार्य के द्वारा इनको पैसा प्रोवाइड किया जाता है, और नहीं हुआ तो कैंसिल कर दिया जाता है। तो ये सब होता है। तो ये बहुत लचीला पेंदी है, बहुत ज़्यादा ये सब समस्या क्या है। तो ये नाम के लिए नाबार्ड बैंक है, लेकिन जल्दी मिलता नहीं है इससे। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, सिर्फ इसका एग्जाम के लिए याद कर लीजिएगा। तो इसका बहुत नियम कानून है, इस सब का आम आदमी के बस के बाहर है। जो अरबों में कमाते हैं, उन लोगों के लिए सब ठीक ठाक है। ये जो अपना ज़मीन खरीद के 50 बीघा 40 बीघा में ये सब अपना काम कर सके। अब आगे समझते हैं। देखिए, एक है एक्जिम बैंक। यह आयात निर्यात के लिए केंद्र सरकार को धन उपलब्ध कराता है, इसीलिए इसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक कहते हैं। इसका स्थापना 1982 में किया गया था। 1982 में किया गया था। और ये देखिए, NBFC क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होता है। इसका फुल फॉर्म होता है, तो क्या होता है कि RBI पर मैंने बताया कि बहुत सारा लोड होता है, बहुत सारा काम होता है, पूरे भारत को मेंटेनेंस करके रखना होता है। इसका 21 जो मेंबर होते हैं, ये सारे भारत में हर जगह काम करते रहते हैं। तो इसमें RBI का काम इतना सुस्त पड़ जाता है कि बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है। इसलिए बोलता है, जैसे कोई लोन लेने आया 20 लाख का, तो उस प्रक्रिया ही 20-25 दिन में पूरा होती है। इसीलिए NBFC एक संस्था है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। अगर आपको कार खरीदने की ज़रूरत है, या कुछ भी जीप है, या कुछ भी खरीदने की ज़रूरत हो, तो आपको ये बोलेगा कि ठीक है सर, मैं आपको, अगर आपके पास अगर कोई 25 लाख की कार है, समझ लीजिए। देखिए, मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर यहाँ पे 25 लाख का कोई जीप हो या कार हो, कोई 25 लाख की जीप हो या कार हो,
और आप ख़रीदना चाहते हैं तो ये फाइनेंस कंपनी बोलेगा कि सर आप 5 लाख दीजिए और मैं आपसे 3 साल में ये वसूलूँगा, 3 साल या 4 साल में लूँगा, और वही 25 लाख 27-28 लाख में आपको ये 4 साल में देगा। आप भी यस कीजिए, वो भी यस करेगा। और ये फाइनेंस कंपनी NBFC या बैंक को 25 लाख पेड कर देता है, लेकिन इसको फ़ायदा क्या हुआ, आपसे 3 लाख एक्स्ट्रा ले रहा है। यही तो होता है, चाहे मोबाइल खरीदिए फ्लिपकार्ट पे या अमेजन पर, तो आपको इसी तरह ये कार्य होता है। इसीलिए मार्केट में इसका जो लड़का लोग है घूमता रहता है हरदम, और बाद में ये पेड नहीं कीजिएगा तो बहुत बुरा हाल होने वाला है। बाउंसर के साथ भेज देगा ऑफिस, जो इसका जो लोन नहीं चुकाएंगे गाड़ी उठा के ले जाएगा, यही समस्या होता है। और समझ यानी कि खबरदार हो जाइए, इसका फर्जी भी चलता है। फर्जी मार्केट में बहुत सारा घूमता है। यह मार्केट में देखिएगा, बैग लेकर झोला लेकर उठा देगा, आपको बोलेगा कि सर फाइनेंस कीजिए, फ्रिज खरीदिए, कूलर खरीदिए, लेकिन ये सब पर ध्यान मत दीजिए जब तक आप ऑफिशियल उसको चेक नहीं करते हैं। इस पर ध्यान देके रहिए। तो NBFC यही होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होता है। तो ये पहले लोन देता है, ये लोन देता है, आप अपना काम करते रहे, आप इसको मंथली देते रहे और इसको किस्त में या किस्त बाई किस्त सधाते रहिए, तो अपना इसका काम चलते रहेगा। ये उसका पेमेंट बैंक लाया, तो पेमेंट बैंक RBI के काम के लोड करने के लिए भी लाया। पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, उसका बंधन बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, ये सब सारे के सारे RBI के रूल से ही काम करते हैं। ये सब पोस्ट ऑफिस भी है, चाहे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, ये सभी बैंक है, ये सभी तरलता को मेंटेनेंस करके रखता है। इसलिए डेटा जारी हर 3 मंथ पर होता है। ये समझ गए। अब तो कुछ बचा नहीं है बैंकिंग में, ये सारा का सारा आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। इसके बाद अगले वीडियो में बताएंगे खाता कैसे खुलता है, खाता बताएंगे, चेक क्या होता है, इस बारे में बताया जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।